नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब पिता ने लिखी अपने बेटे को उसकी माँ की आखिरी इच्छा। ओहो, यह गर्मी का मौसम भी। बाहर कितनी तेज धूप हो रही है अपर्णा। घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। बस मजबूरी ही कह लो कि ऑफिस जाना होता है। इस वजह से मैं जाता हूँ। मेरा बस चले तो मैं पूरी गर्मियाँ घर से बाहर भी ना निकलूं। बस दिन भर एसी में पड़ा रहूं। हालांकि यूं तो कार का एसी भी ऑन था, लेकिन बाहर इतनी गर्मी ज्यादा हो रखी है कि कार में एसी चल रही है मुझे मालूम भी नहीं हो रहा था। ऐसा मन ही मन बुदबुदाता हुआ आदित्य अपने घर में घुसा। तब अपर्णा बोली, क्या हुआ आदित्य, क्या बुदबुदा रहे हो? अरे गर्मी ही तो है। कोई नहीं, क्यों परेशान हो, मैं अभी एसी चला देती हूँ। इतना कहकर अपर्णा चली गई और उसने जाकर घर की एसी ऑन कर दी। अब आदित्य ने ऑफिस से आकर अपना बैग टेबल पर रखा और एक लंबी सी सांस लेकर वहीं पास में पड़े हुए सोफे पर बैठ गया और उसने आंखें बंद कर लीं और अपनी पत्नी अपर्णा को आवाज देते हुए बोला, अपर्णा, अपर्णा, जाकर एक ग्लास ठंडा ठंडा पानी ले आओ। और हाँ, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है, तो प्लीज एसी के साथ साथ कूलर भी ऑन कर देना ताकि मेरी गर्मी थोड़ी कम हो जाए। ऐसा कहकर आदित्य सोफे पर बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद जब उसे गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली तो अपर्णा उसके लिए फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी लेकर आई और उसके सामने टेबल पर पानी रखती हुई बोली, यह लो आदित्य, पानी पी लो। आज तो लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है। तब आदित्य बोला, और नहीं तो क्या अपर्णा, घर के बाहर निकलकर देखोगी तो पता चलेगा कि कितनी गर्मी हो रही है। सचमुच घर में पता ही नहीं चलता कि बाहर मौसम कितना तेज गर्म है, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलो तो गर्म हवाएं बिल्कुल खाने को दौड़ती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने गर्म कुकर में बंद कर दिया हो। सांस लेना भी दुर्भर हो जाता है। मैं तो उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जिन लोगों के पास एसी नहीं होता। वे लोग भला कैसे जीते होंगे बेचारे। मुझे तो अगर एक दिन भी कोई बिना एसी के रहने को कह दे तो मैं तो उसे साफ साफ मना कर दूंगा कि अगर मुझे मारना है तो वैसे ही मार दो, पर बिना एसी के रहने को मत कहो। आदित्य की इस बात पर आदित्य और अपर्णा दोनों हंसने लगे। फिर आदित्य ने टेबल पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और पानी पीने लगा। पानी पीते पीते आदित्य की नज़र फिर उस लिफाफे पर पड़ गई जो उसे परसों मिला था। परसों जब वह ऑफिस से आया था तब अपर्णा ने उसे एक लिफाफा दिया था और उसने यह लिफाफा ऐसे ही लेकर उस टेबल पर रख दिया था। दरअसल वह लिफाफा उसके पिता ने उसे भेजा था और आदित्य ने उसे बिना खोले ही रख दिया था। हालांकि आदित्य को पता था कि उस लिफाफे के अंदर कोई पत्र होगा, लेकिन उसे लगा कि जैसे हर बार उसके पिता उसे वहां बुलाने के लिए पत्र भेजते हैं, वैसे ही इस बार भी पिताजी ने उसे भारत वापस आने के लिए ही कुछ लिखा होगा। उसने खुद ही यह सब सोच लिया और इसीलिए उसने वह लिफाफा खोलकर भी नहीं देखा। वैसे भी आदित्य अपने पिताजी से बहुत नाराज था, इसीलिए उसने उस लिफाफे को खोलकर पढ़ा भी नहीं और ना ही पढ़ना उचित समझा। आदित्य कई बार अपने पिता के भेजे हुए पत्रों को देखकर भी अनदेखा कर ही देता था, या फिर वह अपने पिता से अपनी नाराजगी के चक्कर में यह भूल ही चुका था कि उसके माता पिता कितने बुजुर्ग हैं।
उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत भी हो सकती है। उन्हें अपने बेटे की ज़रूरत हो सकती है, या हो सकता है कि उन्हें कोई और परेशानी हो जिसके बारे में उन्होंने अपने पत्र में लिखकर अपने बेटे को बताया हो। लेकिन आदित्य कई बार अपने पिता के पत्रों को नज़रअंदाज कर दिया करता था, क्योंकि अब तक उसने जो भी पत्र देखे थे उनमें उसकी माँ उसके और उसकी पत्नी के लिए अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भेजती थीं, साथ ही उनका हाल चाल पूछती थीं। इसके अलावा और कुछ नहीं। शायद आदित्य कुछ और ही सुनना चाहता था, या अपने माँ बाप के पत्रों में आदित्य कुछ और ढूंढना चाहता था जो उसे अभी तक नहीं मिला था। फिर जब उसके पिता ने उसे साफ साफ इनकार करके भेज दिया, तो अब उसकी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी थीं, और इसी कारण वह अपने पिता से हमेशा नाराज रहता था, जिसके चलते वह उनसे कोई खास लगाव भी नहीं रखता था। ना ही उनके पत्र देखना, ना ही उनसे कभी बात किया करता। लेकिन आज न जाने क्यों उसका मन किया कि देखूं तो सही क्या लिखा है इस पत्र में पिताजी ने। और फिर उसने उठकर तब लिफाफा खोला और उसमें से पत्र निकालकर पढ़ने लगा। उसने देखा वह उसके पिताजी का ही पत्र था, और मानो जैसे आदित्य के पिता को पता चल गया था कि उनके द्वारा भेजे गए पत्र आदित्य शायद पूरे पढ़ता ही नहीं है, इसीलिए मोटे मोटे शब्दों में उन्होंने उस पत्र के ऊपर ही लिखा था कि एक बार पूरे पत्र को पढ़ना जरूर। जब आदित्य ने उस पत्र पर यह लिखा देखा तो उसे आश्चर्य हुआ, और अब उसने उस पत्र को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था, मेरे प्यारे आदित्य बेटे, कैसे हो तुम, और बहू कैसी है? तुम दोनों ठीक तो हो? बस मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम सदा ही खुश रहो। मैं और तुम्हारी माँ दोनों भी यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रहे हैं और सकुशल हैं, और आशा करता हूँ कि तुम भी ईश्वर की कृपा से सपरिवार सकुशल होके। बहुत दिनों से अब हमको तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला है, इसलिए बस चिंता सी हो गई थी। माँ बाप है ना, हम तो औलाद की चिंता होना स्वाभाविक सी बात है। खैर, ये सब बातें तुम अभी कहाँ समझ पाओगे। जब तुम कभी हमारी जगह पर आ जाओगे, और जैसे तुम हमें छोड़कर चले गए हो, वैसे तुम्हारी औलाद जब आने वाले समय में तुम्हारे साथ ऐसा करेगी, तब तुम्हें हमारा दुख महसूस होगा। हमें तो बस इसलिए कुछ ज़्यादा चिंता होती है क्योंकि पहले तो तुम फ़ोन भी कर लिया करते थे, अपना हाल पता भी बता दिया करते थे, पर अब ना तो तुम फ़ोन करते हो और ना ही मेरा फ़ोन उठाते हो। इसी कारण से तुमसे बात नहीं हो पाती। बस इसीलिए यह पत्र तुम्हें भेज रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि तुम्हारी माँ आजकल कुछ ज़्यादा ही बीमार रहने लगी है। जब मैंने उसको डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों के अनुसार उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, और अब वह 2-3 महीने से अधिक नहीं जी पाएगी। तुम ये मत सोचना कि मुझसे तुम्हारी माँ का इलाज नहीं कराया जा रहा है, या मुझे उसके इलाज के लिए तुमसे पैसे चाहिए। ये चिट्ठी इसलिए नहीं लिखी है मैंने तुम्हें कि मैं के इलाज के लिए तुमसे पैसे मांग रहा हूँ। मैंने उसका इलाज अपने पूरे सामर्थ्य के अनुसार पूरा करवाया है। मैं उसे दवा भी देता हूँ और रोज़ मंदिर जाकर उसके लिए दुआ भी मांगता हूँ। जिंदगी भर उसने अपने सारे दायित्वों का निर्वहन भली भांति किया और हर कदम पर मेरा पूरा पूरा साथ दिया है। अब इस समय मेरी बारी है। मैं जीवन भर उसका साथ तो देता रहा,
पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। अब उसके प्रति अपने सारे दायित्वों को भली भांति निभा रहा हूँ। मैं उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ, उसका पूरा पूरा ध्यान रखता हूँ और उसकी सारी इच्छाओं को भी पूरा करता हूँ। बस उसकी एक इच्छा है, जिसे पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वो इच्छा है तुम लोगों से मिलने की, तुम लोगों को देखने और तुम लोगों के साथ समय बिताने की, जो मैं बिना तुम्हारी मदद के पूरा नहीं कर सकता। तुम ज़रा सोचो तो सही कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे प्रति भी अपने सारे दायित्व निभाए हैं। तुम्हें पालने पोसने, देखभाल करने और पढ़ाने लिखाने में कभी कोई कमी नहीं की। उसी की बदौलत तुम आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हो। अगर वो दिन रात मेहनत ना करती, तुम्हारा ध्यान ना रखती, तो तुमने सोचा है कि तुम्हारा क्या होता? अरे, तुम्हारी नाराज़गी मुझसे है तो मुझसे रखते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी माँ तुम्हें कितना प्यार करती है? आखिरकार तुम हमारी इकलौती ही औलाद हो, फिर भी तुम्हें हमारी ज़रा भी परवाह कहाँ है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी नाराज़गी की वजह क्या है क्या नहीं। दरअसल बात यह है कि जब तुमने मुझसे पैसे मांगे थे तो मैंने तुम्हें पैसे क्यों नहीं दिए। यही बात तुम्हें चुभ गई, तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया शायद। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि हमारा जो कुछ भी है सब कुछ तो तुम्हारा ही है ना? तो फिर आज नहीं तो कल हमारी मौत के बाद सब कुछ तो तुम्हारा ही होना था। लेकिन तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूं। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मैं एक छोटे से स्कूल में एक सरकारी अध्यापक था। अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई तो मैंने तुम्हें पढ़ाने लिखाने में ही खर्च कर डाली। अब मेरे पास बाकी का बचा ही क्या था? वह छोटा सा घर, थोड़ी सी जमीन और गांव के कुछ खेत। और तुम क्या चाहते थे? तुम तो बस यही चाहते थे ना कि मैं अपने गांव की सारी खेती बाड़ी, जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर अपने हाथ कटा दूं और सारा पैसा तुम्हें दे दूं, ताकि कल को मैं पाई पाई के लिए मोहताज हो जाऊं और एक एक पैसे के लिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊं। ठीक ही रहा कि तुम्हारे कहने से मैंने अपना घर, खेत खलिहान और जमीन सब बेचकर तुम्हें पैसे नहीं दिए और तुम्हारे साथ नहीं गया। मैं तो कब से इंतजार में था कि मेरा बेटा मुझे कब साथ ले जाए। तुम्हारी माँ रोज मुझसे पूछती थी कि आदित्य हमें कब लेने आएगा, और मैं रोज ही तुम्हारी माँ को समझा देता कि जल्दी ही आएगा। और रोज तुम्हारी माँ तुम्हारे फोन का इंतजार करती, तुम्हारे आने का इंतजार करती। और ऐसा हुआ भी। जब तुम आए तो तुम्हारे साथ एक उम्मीद भी आई तुम्हारी माँ के मन में कि तुम आओगे तो हमें भी साथ ले जाओगे। हम भी खुशी खुशी तुम्हारे साथ जाने की तैयारी कर रहे थे। और फिर मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आया था तुम्हारे कमरे में। लेकिन मैंने जब तुम्हारी बात सुनी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने सुन लिया था कि तुम बहू से क्या बात कर रहे थे, कि तुम हम लोगों को साथ ले जाने का बस नाटक कर रहे हो, पर लेकर नहीं जाओगे। सारे पैसे लेकर हमें वृद्धाश्रम में छोड़ जाओगे। पर तुम्हारी माँ को मैंने नहीं बताया कि उसे दुख होगा। सारा इल्ज़ाम अपने सिर पर ले लिया कि मैं देश छोड़कर जाना नहीं चाहता। तुम गुस्सा करके चले गए और 3 साल से आए नहीं। पहले तो कुछ बात भी कर लेते थे, पर अब तो बात भी नहीं करते हो।
मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ मुझे कुछ नहीं कहती है, लेकिन वह मन ही मन तुम दोनों को बहुत याद करती है, मन ही मन घुट रही है और इसी दुख से तुम्हारी माँ बीमार पड़ गई है। रात दिन तुम लोगों को याद करती है। मैं उसे उसके बेटे से मिलाने का दायित्व पूरा करना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर तुम लोगों से मिलने की खुशी और चमक देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आज तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। माँ के प्रति अपने दायित्व को समझो, निभाओ। तुम्हारे भी तो 2 बेटे हैं। एक बार सपरिवार आकर उससे मिल लो। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम माँ की मृत्यु होने पर समाज को दिखाने और कर्मकांड निभाने आओगे, तो यह तुम्हारी भूल है। तुम्हारी माँ की मृत्यु होने पर ना तो मैं तुम्हें खबर करूँगा और ना ही तुम्हारी राह देखूँगा, क्योंकि तब तुमसे मिलने की आस रखने वाली तुम्हारी माँ नहीं होगी, ना उसके चेहरे पर तुम लोगों से मिलने की खुशी देख पाऊंगा मैं। तब भी मैं अपने सारे दायित्वों को निभा लूंगा। सबका दायित्व अपना अपना होता है। अगर कर सकते हो तो माँ की जिंदगी में एक बार उससे मिलने आ जाओ। आदित्य ने सारा पत्र पढ़ लिया और उसके सामने उसकी माँ का चेहरा घूमने लगा। उसे अपना बचपन याद आने लगा। वह पुरानी सारी बातों को याद करने लगा कि आदित्य अपने माता पिता की इकलौती संतान था। आदित्य के पिता गांव में एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। उनका स्वभाव बहुत ही मृदुभाषी था। हर किसी से वह प्रेम से बातें करते थे। वे सीधे साधे सरल इंसान थे। माँ भी थोड़ी सी कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन व्यवहार कुशल, समझदार, सरल और कुशल गृहिणी थी। सब कुछ था आदित्य के पिता के पास। गांव में अच्छी खासी खेती बाड़ी थी और पुश्तैनी मकान था। बहुत ज्यादा मालदारी तो नहीं थी, पर कम संसाधनों के होते हुए भी उनके घर में खुशहाली बहुत थी और सामान्य रूप से उसके घर में किसी चीज की कमी न थी। माता पिता बहुत समझदारी से घर चलाते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। दादा दादी की देखभाल, 2 बुआ की शादी और उसका पालन पोषण, पढ़ाई, सारी जिम्मेवारियों को अच्छी तरह से निभाया। उसकी पढ़ाई में कभी पैसों की कमी नहीं आने दी। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके एक कंपनी में अच्छी नौकरी पा गया और अपने साथ काम कर रही अपर्णा से शादी करना चाहा। माँ पिताजी की इच्छा ना होते हुए भी उसकी शादी खुशी खुशी अपर्णा से करा दी, अपने बेटे की खुशी के लिए। और फिर अपर्णा से शादी करने के 1 साल के बाद दोनों विदेश चले गए। कहकर तो गए थे कि मात्र 5 साल के लिए ही जा रहे हैं, पर 5 साल बाद आए तो सारा कुछ बेचकर साथ चलने को कहने लगे। पिताजी ने ना कह दिया तो गुस्से में वापस चले गए। बस बात करना कम करते करते बंद कर दिया और 3 साल से आए भी नहीं। एक तरह से उन्हें भूल चुके थे, पर आज पिताजी की चिट्ठी पढ़कर अचानक सब याद आने लगा। वो माँ पिताजी का प्यार, अनुशासन, देखभाल, त्याग, उसके प्रति सारे दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन। सच ही तो लिखा है पिताजी ने। आज वह जो कुछ है उन्हीं की बदौलत तो है। उसे अपना बचपन, माँ का प्यार, रूठना, माँ का मनाना, छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना, देखभाल करना, सब याद आने लगा। वह कैसे भूल गया उन्हें। ठीक ही तो कहा है पिताजी ने, उसके भी तो 2 बेटे हैं। उसे माँ की बहुत याद आने लगी और वह हथेलियों में मुंह छिपाकर रोने लगा। उसे यूं रोता हुआ देख उसकी पत्नी अपर्णा
उसके पास आई और उससे बोली, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अपर्णा ने उसके पास आकर पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ा दी। अपर्णा ने पूरी चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी पढ़ने के बाद अपने पति आदित्य से बोली, तो क्या सोचा है तुमने? उसने आदित्य से पूछा। तो आदित्य ने अपर्णा को जवाब दिया कि मैं भारत, अपने देश, अपने माता पिता के पास वापस जाऊंगा। डिग्री है, योग्यता है, अनुभव है। आज से ही भारत वापस जाने के लिए और वहां नौकरी पाने के प्रयास में लग जाता हूँ। कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। माँ के अंतिम समय में उनके पास रहकर उनकी सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा। और फिर पापा भी तो अकेले रह जाएंगे, उन्हें भी तो हमारी देखभाल की ज़रूरत होगी ना। उन्होंने अपना दायित्व निभाया, अब हमारी बारी है, हमें भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, तुम क्या कहती हो? आदित्य भीगी आंखों से उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम ठीक सोच रहे हो, जैसा भी तुम चाहो आदित्य। ना तो मैंने कभी माँ पापा जी से अलग होने को कहा, ना ही अब वहां जाने को मना कर रही हूँ। तुम जो भी चाहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अपर्णा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम बहुत अच्छी हो अपर्णा। आदित्य ने उसे गले लगाते हुए कहा। दोनों की आंखें नम थीं, पर होठों पर मुस्कुराहट थी। आदित्य ने इंडिया में ही अपने लिए जॉब ढूंढ ली और जल्दी ही अपनी पत्नी के साथ भारत वापस आ गया। भारत आके जितनी जल्दी उससे संभव हुआ वह अपने घर पहुंचा। पूरे रास्ते वह परेशान तो था ही, साथ ही अपने माता पिता से मिलने के लिए बहुत उत्साहित भी था। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा तो वह चौंक गया, क्योंकि उसके घर का दरवाजा बंद था, वहां पर ताला लगा हुआ था। आदित्य कुछ समझ नहीं पाया कि अचानक उसके माँ बाप कहाँ चले गए और घर पर ताला क्यों लगा हुआ है। जब आदित्य ने अपने पड़ोसियों से बात की तो पता चला कि आदित्य के माता पिता दोनों अस्पताल में हैं। दरअसल आदित्य की माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। और अस्पताल जाकर देखा, क्योंकि उसके पिताजी बाहर दवाई लेने के लिए गए हुए थे। आदित्य ने डॉक्टर से नाम लेकर पेशेंट के बारे में पूछा तो आदित्य अपनी माँ के पास पहुंच गया। अब तक उसके पिताजी दवाई लेकर आ चुके थे। जैसे ही आदित्य की माँ की नज़र आदित्य पर पड़ी तो उनकी आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर खुशी आ गई। अपनी पत्नी को मुस्कुराता हुआ देख आदित्य के पिताजी ने जैसे ही मुड़कर देखा तो वह चौंक गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदित्य सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत वापस आ सकता है। लेकिन आदित्य को यहाँ खड़ा हुआ देखकर मन ही मन वे बहुत खुश हुए। भगवान को धन्यवाद किया कि समय से आदित्य अपनी माँ को देखने आ पहुँचा। आदित्य ने जैसे ही अपनी माँ को इस हालत में देखा तो उसकी आंखों से आंसू छूट पड़े और वह रोता रोता दौड़ता हुआ अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। आदित्य की माँ ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा तू रो मत, अब तू आ गया है ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आदित्य की पत्नी बहुत दुखी थी, लेकिन अब वे दोनों ही अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने लगे और आदित्य की माँ ने तुरंत उसे माफ़ कर दिया। अपर्णा भी अपने ससुर के पैर छूकर उससे माफ़ी मांगने लगी। हमें माफ़ कर दीजिए पापा जी, हमें इस बात का एहसास नहीं था कि हमारी गलतियों के कारण आप कितना कुछ झेल रहे हैं।
हमें माफ़ कर दीजिए। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अब से हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन आदित्य के पिताजी ने कुछ नहीं कहा। अपर्णा के सिर पर हाथ रखकर वहां से बाहर चले गए। आदित्य अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश भी था और बहुत दुखी भी। अपनी गलतियों पर पछता रहा था। लेकिन आदित्य के आने से उसकी माँ बहुत खुश थी और कुछ ही दिनों में उनकी स्थिति सुधरने लगी। डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और वे अब घर वापस आ गए। घर पर सब लोग बहुत अच्छे से रहने लगे। अपर्णा भी अपनी सास ससुर का पूरा ध्यान रखती और आदित्य भी पूरी कोशिश करता कि उसके पिताजी को उसके किसी भी काम की वजह से दुख ना पहुंचे। अपने पिता से वह नजरें नहीं मिला पाता था क्योंकि उसे पता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और उसके पश्चाताप के लिए ही वह भारत आया था। बीते समय के साथ साथ जैसे जैसे आदित्य की माताजी की स्थिति बेहतर हुई, वैसे ही घर में खुशियां और बढ़ने लगीं। डॉक्टर से बात करने पर पता चला कि आदित्य की माताजी, जो कि अपने जीने की इच्छा बिल्कुल खो चुकी थीं, वे अब फिर से जीना चाहती हैं और इसके कारण वह अपनी बीमारियों से बहुत हद तक खुद लड़ रही हैं। और यदि ईश्वर ने चाहा तो कुछ ऑपरेशन करने के बाद वह फिर से पहले की तरह स्वस्थ हो सकती हैं। आदित्य ने भी इस बार कोई भी गलती ना करने की ठान ली थी। उसने बिना पैसों की परवाह किए अपनी माँ का इलाज करवाया और अपर्णा ने अपनी सास का पूरा ख्याल रखा। देखते ही देखते ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन सफल रहा। धीरे धीरे आदित्य की माताजी पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। इसके बाद आदित्य के पिता ने भी उसे माफ कर दिया और सब लोग खुशी खुशी परिवार में एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें।